हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम सीजीएल के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स के जो लास्ट ईयर आपके आए उन सभी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीएचएसएल और ऐसे ही आगे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट में कह रहा है एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला क्या गिवन है, एक पुरुष यानी मैन, एक लड़का और एक महिला यानी वुमन। 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। यही गिवन है आपको, सॉरी 30 दिन में। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और पूछा क्या है कि वो मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम मेथड। क्या एलसीएम आएगा हमारा 30, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ आपका 1। तो अब क्या निकालना है, तीनों मिलके यानी मैन प्लस बॉय प्लस में वुमन, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है 30 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी 3 + 2 + 1 6 यानी 5 दिन में। तो तीनों मिलके 5 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये था हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3 sin θ - cos θ डिवाइड बाय cos θ + sin θ = 1। तो कोट थीटा का मान बताओ। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है, 3 sin θ - cos θ डिवाइड बाय sin θ प्लस में cos θ। cos θ प्लस sin θ लिखो या sin θ प्लस cos θ। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो आपको कोट थीटा का मान बताना है। कोट थीटा क्या होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है, 3 sin θ - cos θ, साइन प्लस में कोस। अब हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट थीटा की। तो आप जानते हो, अगर मैंने जो पढ़ाया था आपको साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंड और सीकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताई थी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। फिर आ जाता है कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब जो नेक्स्ट आ जाते हैं कोट थीटा, वो क्या होता है, इसका अपोजिट यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, h बाय b। और साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, h बाय p। तो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। तो अच्छे से आप अगर ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो तो हमारे उन सेशंस को देख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, कोट थीटा। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री को आपको करना है। तो कोट थीटा के लिए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होता है। और एक चीज और होती है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, कोट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, यही होता है। ये कैसे होता है, कोस थीटा क्या वैल्यू है इसकी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब h से h काट देते हैं तभी तो ये आ जाता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, देख सकते हैं। तो कोस थीटा होता है हमारा कोस बाय साइन। हमें किस में जाना है,
कोट में, तो यहाँ पे मेरे को कोस दिख रहा है, अगर इसके नीचे साइन आ जाए तो मेरा कोट बन जाएगा। तो क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, नहीं सॉरी, न्यूमरेटर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एंड डेनोमिनेटर बाय साइन थीटा। इतना आपको जरूर अब समझ में आ गया हो कि मैंने साइन से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे कोट बनाना था। तो अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूंगा, साइन थीटा से। 3 साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये कंप्लीट जो आपका है साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू 1। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब साइन से साइन कट गया, कोस बाय साइन क्या बन गया, कोट। तो यहाँ आ गया 3 माइनस कोट थीटा, नीचे क्या आ गया, यहाँ तो 1 बच गया, 1 प्लस कोट थीटा, और 1 प्लस कोट थीटा को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस कोट थीटा। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, कोट की, तो इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, क्या आ जाएगा उधर जाके 2 कोट थीटा, 1 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1। तो कोट थीटा की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 2 यहाँ से। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a का मान ज्ञात करें। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, फिर से आप देख सकते हैं किसका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि हर पेपर में 1 या 1 से अधिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को जरूर आप अच्छे से करें। क्या गिवन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये हमें गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो अब साइन की वैल्यू कितने एंगल पे 1 होती है, ये आप तभी निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है। तो चलिए बता देता हूं ये भी आपको, जो हमारा साइन 90 होता है वो क्या होता है, 1। ऐसे ही कोस की कितने एंगल पे 1/2 होती है, तो वो होती है आपकी कोस 60 पे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसको आप अच्छे से करें जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकें। तो अब मैं क्या पुट करूंगा, 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, साइन 90, साइन a प्लस बी एज इट इज, 1 की जगह क्या पुट कर दिया, साइन 90। अब साइन 90 क्यों पुट किया, कोस 0 की भी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि मैं साइन से साइन खत्म करूंगा, ये साइन ये और कोस हटेंगे तभी तो a और b की वैल्यू निकलेगी, इसलिए हमने साइन 90 पुट किया। आगे आ गया कोस a माइनस बी, किसके इक्वल, 1/2 की जगह क्या पुट कर दूंगा, कोस 60। अब साइन से साइन कट गया, कोस से कोस, क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। देख सकते हैं आप, a प्लस बी आ गया 90 के इक्वल, और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 60 के। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। अब आप कोई भी मेथड यूज करके और b की वैल्यू, आपके बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्टकट में करना हो तो कैसे करते हैं, ये ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से आप समझें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव दोनों में कौन है, a, तो क्या लिख देंगे, 2a इज इक्वल टू 90 प्लस में 60 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया,
75 यही निकल के आएगा। या तो आप यहाँ 2 लगाएंगे या नीचे लगाएंगे, तो कितना निकल के आ गया ए की वैल्यू 75। तो ए आ गया मेरा 75 और इस क्वेश्चन में मेरा ए की वैल्यू मेरे से पूछी थी। अगर आपको बी की निकालनी हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 75, बी की क्या आ जाएगी 15। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूं आपको ये क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 60। तो ये आपको गिवन है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखूंगा 2a, क्योंकि a दोनों पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 150, दोनों का सम। a आ गया मेरा 75 और b आ जाएगा 15। 15 कैसे आया, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 75 पुट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, नेक्स्ट में गिवन है यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है, मतलब if 4 numbers 39, 117, 17 and y are in the same ratio, then find the value of y। तो y का मान ज्ञात करें। तो ये भी एक आपका इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो। क्या गिवन है 39, 117, 17 और y क्या कह रहा है सेम रेशियो में। सेम रेशियो में अगर 4 संख्याएं गिवन हो तो उनका क्या रेशियो होता है, a/b इज इक्वल टू c/d। ये आपका सिंपलेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ABCD क्या है, जो 4 नंबर्स गिवन है, बस इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a की जगह 39, b की जगह 117, c की जगह 17 और d की जगह आपका y। 39 से अगर काटूं तो 3 पे कट रहा है 117, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू क्या निकल आई 51 आपका आंसर। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप कैसे चुटकियों में क्वेश्चन, मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे आपको इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप और भी आप इसको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 15 सेकंड 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, और यहाँ से टाइम बचा के आप उन क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट या फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, 5th में 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो ये भी टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो सिंपल क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं जो भी टाइम एंड वर्क के आपके पूछे गए थे। ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो क्या होता था, एक एक आपको नंबर गिवन होता है, यानी एक मैन, एक बॉय, एक वुमन। अब दे दिया 8 मैन एंड 8 वुमन, 8 आदमी तो कर सकते हैं। एफिशिएंसी तो सबकी सेम होगी जो एक आदमी की होगी। मान लो एक एफिशिएंसी आई तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आदमी कर सकते हैं 45 दिनों में। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले तो क्या करते हैं, अगर सिंगल गिवन हो, एक आदमी कर सकता है 45 दिन में, एक वुमन कर सकती 18 दिन में, तो हम एलसीएम मेथड से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी एक या एक से अधिक मैन गिवन हो, मतलब एक सिंगल मैन एक से अधिक नंबर्स में गिवन हो, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। तो ये मेथड भी आप ध्यान से समझे। तो क्या करेंगे, 8 मैन है आपके और कितना काम दिन में कर सकते हैं 45, और उसी काम को, काम तो सेम है क्योंकि ये क्या हो गया टोटल आपका वर्क, क्योंकि ये तो अगर मैन की एफिशिएंसी निकालूंगा ये हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज, क्या निकलता है टोटल वर्क। और 8 वुमन कह रहा है कितने दिन में, 18 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर से समझा देता हूं मैं। 8 मैन कर सकते हैं 45 दिन में, तो ये हो गया टोटल वर्क, और उसी काम को, तो ये भी तो टोटल वर्क सेम होगा।
18 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या पूछा है, अब आपको एक मैन और एक वुमन की एफिशिएंसी निकालनी होगी। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष यानी एक की अगर एफिशिएंसी निकल आए तो 5 की टोटल निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे, 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैन वुमन को नीचे ले आऊं और 18 के नीचे क्या आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 45। अब आप इसको काट सकते हैं, 3 से अगर काटूं तो 6 बाय क्या आ रहा है 15, फिर से काट दूंगा 3 से तो 2 बाय 5, यानी एक मैन की तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और वुमन की आ गई 5। ये एफिशिएंसी निकल के आई है एक मैन एंड एक वुमन की। अब आगे हमारा वही फॉर्मूला चलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, डेज का। तो फॉर्मूला आपका ये एक ही रहता है। यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज, क्या आ गया टोटल वर्क। अब निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो एक मैन और एक वुमन की एफिशिएंसी हमारी निकल आई। अब है हमारे पास 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। कितने पुरुष हैं 5, एक की एफिशिएंसी 2 है तो 5 की कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या था, ये वाला हमारा, या तो ये और ये, क्योंकि दोनों सेम है। अब या तो आप मैन की एफिशिएंसी या पुट कर दो या वुमन की, आपका टोटल वर्क निकल आएगा। कैसे, अगर मैं या मैन की जगह क्या पुट करूं 2 तो कितना आ रहा है मेरा 16 इंटू 45, ये आ गया आपका टोटल वर्क कितना 720 आ गया टोटल वर्क। टोटल एफिशिएंसी एक मैन की 2 है तो 5 मैन की 10 प्लस और कितनी महिलाएं मिलकर 8 महिलाएं, एक महिला की 5 है, 8 की 8 पंजे 40, कितना निकल आया 720 डिवाइड बाय 50। कितने दिन में करेंगे 72 बाय 5, यानी 72 बाय 5 डेज में वो काम को खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। या फिर क्या दे सकता है, इसको और सॉल्व करना चाहे तो 14:2 बाय 5 डेज, ये भी दे सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको क्या देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है 6th में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। ये आपका बिल्कुल जो कह सकते हैं सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे पेपर का। हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी 0 और पूछा क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, एक हमारा क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस सी ए। अब क्या कह रहा है a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, अगर ये 0 है तो पूरा 0 हो गया। तो ये किसके इक्वल निकल आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको उधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया 3abc। तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो 0 के, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू आएगी 3abc। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया, हो सकता है अब किसी क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यू दे दे। वैल्यू कैसे दे दे कि आपको दे दे 8 27 प्लस 64 का, यहाँ पे x दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकते हैं। और आपको क्या दे देगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू 0 दे देगा, ऐसे आपको वैल्यू देगा। फिर पूछेगा तो आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या कर देंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
और इससे आप अपना लेवल भी पता लगा पा रहे होंगे कहाँ पर आप वीक है और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आप हमारी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ गया अब आपका 7th क्वेश्चन। 7th फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं एक ही पेपर के क्वेश्चन लेके आया था और उसी पेपर में आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, 25 में से तीसरा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का आपका। क्या गिवन है? sin 25 इंटू साइन 65, cos 25 इंटू cos 65। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है आपने तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका सीधा टिक कर देंगे। क्या गिवन है? sin 25 इंटू cos 65, sin 65, cos 25 इंटू cos 65, ये आपको गिवन है। पूछा वैल्यू बताओ। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से पढ़ा हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल एक चीज आपको गिवन होती है। वो क्या होती है? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अच्छे से करें। जो हमारा सेशन है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारे सेशंस को देख सकते हैं। तो अब क्या गिवन है? मैंने क्या बताया? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब क्या गिवन है? साइन 25। साइन 25 मतलब साइन 90 माइनस 25। अगर 90 माइनस 65 लिखूं तो किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? यही तो आपका क्या है? थीटा। 25 को मैंने क्या लिख दिया? साइन 25 को 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से जब 65 घटाएंगे तो 25 आएंगे। तो ये हो गया थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया? cos 65 डिग्री। तो साइन 25 किसके इक्वल आ गया? cos 65। ऐसे साइन 65 किसके इक्वल आ जाएगा? cos 25 के, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 25 की जगह रख दिया मैंने cos 65 और साइन 65 की जगह cos 25। और ये कैसे आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। यहाँ क्या गिवन है? cos 25 और cos 65। आप देख सकते हैं ये चीज और ये चीज सेम है तो कट जाएगी। क्या आंसर निकल आया? 0। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो, देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 0 टिक लगाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व कराया। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आपको लगाना है और इन क्वेश्चन से अपने टाइम को बचाना है, तभी आप इतनी जल्दी पेपर्स को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो एसएससी CHSL का भी जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कल मैंने इवनिंग में सेशन भी किया था, छोटा सा आपको सेशन दिया था जिसमें कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है वो सभी डिटेल्स मैंने बताई थी। तो अगर आप CHSL के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष का और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपए है तो ब्याज की दर कितनी है? अगर आपने हमारा पिछला सेशन देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज से रिलेटेड SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं और हर एक पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहे हैं यदि समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों केस में क्या है? सेम।
R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। सबसे पहले ये चीज हमें गिवन है। 500 रुपए का 4 वर्ष का कितने 500 रुपए टाइम 4 वर्ष रेट R, 4 वर्ष का ब्याज और 700 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज मिलकर 280 रुपए है, प्लस 700 रुपए का 2 वर्ष का R% की रेट से ब्याज मिलके क्या है 280। बस ये चीज आपको गिवन है। 2 केस गिवन थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, सिर्फ प्रिंसिपल और जो आपका टाइम था वो डिफरेंट था। फर्स्ट केस ये था 500 रुपए का 4 वर्ष का R% की रेट से, दूसरा 700 रुपए का 2 वर्ष का R% की रेट से। ये मैंने कैसे यूज किया, आप जानते ही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, यानी मूलधन इंटू में ब्याज दर इंटू में समय, डिवाइड बाय 100। 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट की परसेंटेज को हटाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जितनी छोटी आपकी कैलकुलेशन हो जाए। 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए, क्या बच गया यहाँ 5 इंटू 4 20, 20R प्लस 7 इंटू 2 14R इज इक्वल टू 280। तो यहाँ कितना बच गया 34R इज इक्वल टू 280। R इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 34। तो अगर इसको मैं काटूं तो 2 से मेरा ये कट जाएगा, 140 डिवाइड बाय 17। ये आपका आंसर निकल के आ गया 140 बाय 17%। इससे आगे यदि आप सोल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा 8:4 बाय 17%। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। नाइन्थ में क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है, वृत्त के केंद्र से, तो मैं सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूँ। ये वृत्त का केंद्र हो गया, मैंने ओ लेट कर लिया। उसके 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, ये 40 सेंटीमीटर आपकी लंबी जीवा होगी, एक लंब खींचा जाता है। लंब कितना है 15 सेंटीमीटर। रेडियस बतानी है आपको सर्कल की, ये रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ आपको सर्कल बतानी है। देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखते ही डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं बिना कुछ करे, बिना डायग्राम बनाए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपने हमारा सेशन ट्रिपलेट्स का देखा हो, सैटरडे को मैंने आपका स्पेशल सेशन लिया था ट्रिपलेट्स का, अगर आपने अभी तक वो सेशन ना देखा हो तो फटाफट से पहले जाके आप वो सेशन देखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपके ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। कैसे, अभी दिखा देता हूँ आपको। क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर लंब है, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप इसको सॉल्व करने अगर बैठेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे, फिर आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने ट्रिपलेट्स का सेशन देखा है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आ जाएंगे। वो कैसे, ये 15 हो गया। अब लंब डालते हैं जब भी किसी जीवा पे, तो क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। कंप्लीट 40 है तो ये कितना हो गया 20। अभी ये 20 हो गया, ये हो गया 15, तो ये कितना होगा 25, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट होता है 15 20 25। आपको याद हो मैंने बताया 3 4 5 आपको सबसे पहले। अब ये 3 का मल्टीपल ही तो है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 को 5 से कर दी, 5 को 5 से कर दी। ये आपके सामने आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। इसलिए मैं कह रहा था अगर आपने ट्रिपलेट्स
अच्छे से आपको आते हैं तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जो है 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड मैं आपका सैटरडे को एक स्पेशल सेशन लेने जा रहा हूँ जो होता है हमारा लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट क्या है उसे देखने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने उस कंसेप्ट को सीख लिया, देखते ही इनका भी आप आंसर लगाएंगे सीधा। तो लड़ाई कंसेप्ट का जो हमारा सेशन है मैं सैटरडे को आपका दोपहर को 3 बजे लेने जा रहा हूँ, तो उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक मेथड है उससे समझा देता हूँ, फिर समझाऊंगा लड़ाई कंसेप्ट से। क्या गिवन है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। रहीम की आयु को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, किसी से भी आप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। सविता की एस की क्या कह रहा है, रहीम की वर्तमान आयु अगर सविता की मैं मान लूं x है तो रहीम की क्या होगी 5x, क्योंकि क्या कह रहा है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। सविता की x है तो रहीम की क्या होगी 5x। आगे कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब तो थी x, 7 वर्ष बाद क्या होगी x + 7। रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष बाद रहीम की क्या होगी 5x + 7, और ये सविता की क्या होगी 3 गुनी। ये आपको गिवन है, यही गिवन है आपको। तो क्या है, रहीम की वर्तमान आयु बताओ। तो सबसे पहले बेसिक मेथड क्या कहता है, 7 वर्ष बाद गिवन है, सविता की जो आयु है उसकी 3 गुना, तो 5x + 7 = 3x प्लस में 21, तो 5x - 3x = 21 - 7, 2x = 14, x की वैल्यू निकल के आ गई 7। क्या पूछी थी, रहीम की वर्तमान आयु कितनी है 5x, यानी रहीम की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु क्या होगी 5x, यानी 5 × 7 35 ईयर्स, ये होगी रहीम की वर्तमान आयु। अगर उसके पुत्री की वर्तमान आयु पूछ ले कितनी होगी x, यानी 7 ईयर्स। किसकी, पुत्री की। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आंसर होगा हमारा 35 ईयर्स, यानी 35 साल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। तो ये था बेसिक मेथड है। अब आपको लड़ाई कंसेप्ट से क्वेश्चन कराता हूँ। उस कंसेप्ट को आप कंप्लीट तो मैं आपको सैटरडे को सिखाऊंगा, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि वो कंसेप्ट क्या है। क्या गिवन है, रहीम की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री सविता की। रहीम की आयु कितनी है, सविता से 5 गुना, यही गिवन है। तो मैं 5 और 1 लेट कर लिया, इसकी 1 है तो इसकी क्या होगी 5 गुना यानी 5। अब से 7 वर्ष बाद तो क्या लिखूंगा प्लस का 7 और यहाँ प्लस का 7। रहीम की आयु कितनी होगी 3 गुना, यही गिवन है हमें। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बस यही अब आपका आंसर निकलने वाला है। क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 3 2 2 = 7 - 21 या 21 - 7 14। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 7। कितना चाहिए 5 रेशो, तो 5 × 7 35 ईयर्स आपका आंसर आपके सामने। तो इसे बोलते हैं हम लड़ाई कंसेप्ट। एक तो आप पूरी कैलकुलेशन करें, एक ही छोटा सा मेथड लगा के आप तुरंत आंसर निकाल लें। तो ये था लड़ाई कंसेप्ट। कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं सैटरडे को दोपहर को 3 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब फटाफट से करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि हर हमारी वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे।
इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।